सिटी राजस्थान पर मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। ठंड का ट्रिपल अटैक को लेकर के बड़ी जानकारी, जहां पर राजस्थान में शीतलहर का प्रकोप जारी है। आगामी 2-3 दिन और जारी रहेगा शीतलहर का प्रकोप और सीकर में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। घने कोहरे से विजिबिलिटी काफी कम हुई है। कई जगहों पर यातायात प्रभावित हुआ है तो हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ है। जयपुर एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 50 से भी कम है। 8 और 9 जनवरी को आंशिक बारिश होने की संभावना बन रही है मौसम विभाग के मुताबिक, और पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश हो सकती है। 10 जनवरी के बाद फिर से सर्दी सताएगी और ठंड का ट्रिपल अटैक, और इसी के चलते जहां पर हवाई यातायात प्रभावित हुआ है तो साथ ही साथ सड़क यातायात भी इससे प्रभावित हुआ। घना कोहरा, सीकर में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया और घने कोहरे से विजिबिलिटी काफी कम हुई है। आज जयपुर एयरपोर्ट पर कुछ फ्लाइट लेट पहुंची है इस कोहरे की वजह से, और उदयपुर से आने वाली एक फ्लाइट को रद्द किया गया है। तो ठंड का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिला है। सड़क यातायात प्रभावित हुआ है तो हवाई यातायात भी इससे प्रभावित हुआ है। कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी इससे काफी कम हो गई है। रेल, सड़क इससे प्रभावित हुए हैं, साथ ही साथ हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ है। तो लोग अब ठंड से बचने के जतन करते दिखाई दे रहे हैं, अपने घरों में दुबके हुए हैं। 10 जनवरी के बाद फिर से सर्दी सताएगी, इस तरह का अनुमान है। और इसी बीच पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश होने की संभावनाएं मौसम विभाग ने जताई है। राजस्थान में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। फसलों से लगा करके शीतलहर की वजह से आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। तो आपको बता दें कि आगामी 2-3 दिन और शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। मौसम विभाग की माने तो यहां पर पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश की संभावनाएं भी बन रही हैं। यदि देखें तो उदयपुर संभाग और जोधपुर संभाग में मौसम नॉर्मल रहेगा, यानी सामान्य रहने के चांसेस है। बाकी बीकानेर, इसके अलावा जयपुर संभाग, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग के ज्यादातर इलाकों में घना कोहरा और दिन में अधिकतम तापमान औसत से 3 से 7 डिग्री सेल्सियस तक नीचे रहेगा, यानी सीवियर कोल्ड डे की परिस्थिति अभी अगले 2-3 दिन जारी रहेगी। शेखावाटी क्षेत्र में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान 4 डिग्री या इसके नीचे भी अगले 2 दिन दर्ज हो सकता है। इसके बाद दिनांक 7 जनवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके असर से 8 और 9 जनवरी को राजस्थान के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। 7 जनवरी को इसका असर दक्षिणी राजस्थान के भागों में, यानी उदयपुर संभाग और कोटा संभाग के कुछ भागों में बारिश के रूप में देखने को मिलेगा। 8 और 9 जनवरी को इसका सर्वाधिक असर रहेगा। इस दौरान बीकानेर, जयपुर संभाग सहित कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्की दर्जे की बारिश होगी। कहीं कहीं तेज बारिश यानी मध्यम दर्जे की भी होने की संभावना है। 9 जनवरी को इसका असर राजस्थान के उत्तरी भागों में होगा और 10 जनवरी से इसका असर जो है वो पूरी तरह से समाप्त होता हुआ दिखेगा। तो कुल मिलाकर अभी जो कंडीशंस राजस्थान में चल रही है अगले 2-3 दिन कंटिन्यू होगी, उसके बाद एक बारिश का स्पेल बनेगा। 10 जनवरी से जैसे ये सिस्टम क्रॉस करेगा तो एक और फिर से। तो अब प्रदेश के अन्य भागों में भी ठंड के प्रकोप की खबरें देखते हैं। करौली में शीतलहर का दौर लगातार जारी है। जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इसके चलते जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। सुबह जहां सर्द हवाओं के साथ हल्का कोहरा इलाके में नजर आया, वहीं दिन में भी सूरज के बादलों और धुंध की ओट में छिपे रहने से लोगों को कड़ाके की सर्दी का एहसास हो रहा है। क्षेत्र में चल रही सर्द हवाओं ने भी लोगों को मुश्किलों में डाल दिया है। आगामी कुछ और दिन तापमान में और गिरावट की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। क्षेत्र में दिन का तापमान 14 से लगाकर के 18 डिग्री और न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच है। क्या हालात है करौली में? सर्दी इस बार बहुत ज़्यादा है। सुबह 8-10 बजे तक तो धुंध में छपती नहीं है, कुछ दिखाई नहीं देता है। हवा के साथ में ठंडी हवा चल रही है काफ़ी तेज़ी से। बच्चे बहुत परेशान हैं। सभी लोग जो है रजाइयों में 10 बजे तक दुबके रहते हैं। अलाव भी जला के ताप रहे हैं।
पिछले कई दिनों से क्षेत्र में भारी सर्दी का मौसम चल रहा है, तेज़ हवाएं चल रही हैं, दिन में सूर्यदेव के दर्शन कम हो रहे हैं और लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं। आज वैसे कोहरा कम है, परंतु सूरज नहीं निकलने की वजह से दिन भर अंधेरा सा ही रहता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें। चीन ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। चीन सरकार के अखबार ग्लोबल टाइम्स में लेख छपा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तेजी से विकास होने का दावा इस लेख में किया गया। चीन की तरफ से कहा गया है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत में तेजी से विकास हुआ है। भारत ग्लोबल पावर बनकर के उभरा है। ग्लोबल टाइम्स के हवाले से खबर छापी गई है। भारत में तेजी से सामाजिक आर्थिक विकास की बात कही गई है। साथ ही लिखा गया कि विश्व का नेतृत्व करने की दिशा में भारत बढ़ा है। पिछले 4 साल में भारत की प्रगति शानदार रही है। भारत से तेजी से निर्यात बढ़ा है, यह भी लिखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ अब चीन ने की है। ये सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ चीन सरकार के अखबार ग्लोबल टाइम्स में छपे लेख में की गई है। दावा किया गया है कि तेजी के साथ भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तरफ बढ़ रहा है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी जांच का मामला सामने आने पर केजरीवाल सरकार को आड़े हाथों लिया बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पहले ये ईमानदारी की बात करते थे, लेकिन अब एक एक करके सिर्फ घोटाले ही सामने आ रहे हैं। अब तो नए नए भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं, पहले फर्जी दवाइयों का और अब फर्जी जांच का। अब तो नए नए भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं, कहां फर्जी दवाइयों का और अब फर्जी टेस्टिंग का, यानी कि जांच भी फर्जी, दवाइयां भी फर्जी। ये फर्जीवाल सरकार में बड़े घोटाले की बू एक बार फिर आई है। मैं धन्यवादी हूं एलजी साहब ने जांच। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर हिजबुल मुजाहिदीन का एक आतंकी गिरफ्तार किया गया है। हिजबुल का मोस्ट वांटेड आतंकी गिरफ्तार हुआ है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने गिरफ्तारी की है। यह आतंकी जम्मू कश्मीर का मोस्ट वांटेड था। मोस्ट वांटेड आतंकी की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हिजबुल मुजाहिदीन का यह आतंकी बताया जा रहा है, जिससे पूछताछ होगी, कई अहम खुलासे हो सकते हैं। तो वहीं बीकानेर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर हमला बोलते हुए अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि अशोक गहलोत को संविधान पढ़ना चाहिए। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार कर रहे थे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। दरअसल कांग्रेस ने सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को मंत्री बनाए जाने को लेकर के सवाल खड़े किए थे। इसी का जवाब देते हुए अर्जुन मेघवाल ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। को शायद संविधान की जानकारी नहीं है। अशोक गहलोत जी को भी संविधान पढ़ लेना चाहिए और डोटासरा जी को भी पढ़ लेना चाहिए। संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कौन आदमी मंत्री बन सकता है, उसी प्रक्रिया के तहत मंत्री बने हैं। प्रदेश के भजनलाल सरकार में राज्य मंत्री मंजू बागमार ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए मंजू बागमार ने कहा कि जल्द ही विभागों का बंटवारा होगा। मंजू बागमार ने कहा कि विकास, महिला अत्याचारों पर लगाम, क्वालिटी एजुकेशन प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी। राज्य मंत्री मंजू बागमार से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। मंजू बागमार ने कामकाज संभाल लिया है। मैम से जानना चाहेंगे कि अगले 5 सालों में आखिर भाजपा सरकार की राजस्थान में क्या प्राथमिकताएं रहने वाली है। मैम, अगले 5 साल आपकी सरकार कैसे काम करने जा रही है राजस्थान?
सबसे पहले तो मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व का, हमारे संगठन का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि मुझे उनके साथ में काम करने का उन्होंने मौका दिया है। साथ ही पिछले 5 सालों के अंदर प्रदेश में जिस तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई थी और हर वर्ग अपने आप को दुखी महसूस कर रहा था, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे हमारा युवा वर्ग हो और चाहे हमारी महिलाओं पर जो अत्याचार हुए हैं, उन सभी के कल्याण के लिए हमारी प्राथमिकताएं रहेगी। भाजपा सरकार 33% आरक्षण देने की बात कर रही है, लेकिन राजस्थान मंत्रिमंडल में सिर्फ 2 महिलाएं 33% आरक्षण पर, ये कैसा प्रदेश की महिलाएं जानना चाह रही है? आगे देखिए क्या होता है। निश्चित रूप से महिलाओं के कल्याण के लिए भी कार्य किया जाएगा और जो मोदी जी ने अपनी गारंटी दी है, उन गारंटियों पर भी पूरा काम होगा। लोकसभा 2024 आपके नजदीक है, क्या तैयारियां है भाजपा सरकार की? अभी हम हर पंचायत स्तर पर जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा की शिविर लगाए जा रहे हैं कि उन योजनाओं के तहत जो भी पात्र व्यक्ति जो वंचित रह गए हैं, उन सभी को उनसे जोड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, ताकि कोई भी आम व्यक्ति जो बिल्कुल गाँव में गरीब में कोने में बैठा हुआ, वो व्यक्ति भी आकर पंचायत स्तर पर यदि वो पात्र है और उन योजनाओं से वंचित है तो उन योजनाओं का उन्हें लाभ दिया जा रहा है। और आपने देखा कि हमारे ऊर्जावान मुख्यमंत्री महोदय जो है हर जगह जाकर जो है शिविरों का अवलोकन भी कर रहे हैं। कल ही में हमारे जायल क्षेत्र के कियाले गांव में पधारे थे और उससे जो है लोगों में एक उत्साहवर्धन हो रहा है कि प्रदेश की चहुमुखी विकास निश्चित रूप से। देखिए, बज्जू बागवान मेरे साथ मौजूद थे, उन्होंने बताया अगले 5 साल फुल फ्लेजेड तरीके से भाजपा सरकार काम करेगी, जनता की हर परेशानी को सॉल्व किया जाएगा। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर के जयपुर पूरी तरह से सज चुका है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश भी हाई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद कार्यक्रम की तैयारियों को देख रहे हैं। बीजेपी के लिए और प्रदेश के लिए ये एक बड़ा मौका है। प्रधानमंत्री मोदी के जयपुर आगमन पर हमारी खास रिपोर्ट देखिए। पहली बार ऐसा होगा जब पीएम मोदी 3 दिन जयपुर में रुकेंगे। अब पीएम मोदी ही आ रहे हैं तो तैयारियां भी जोरों पर है। सीएम भजनलाल भी एक्टिव हो गए हैं। सीएम भजनलाल ने बीजेपी कार्यालय में एक बैठक की, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी शामिल हुए। बैठक में पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियों पर चर्चा की गई। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के ओजस्वी कार्यकर्ता विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता का स्वागत करने को बेताब हैं। कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पर आएंगे तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह देखने लायक होगा। पीएम मोदी के कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। पीएम मोदी शुक्रवार को जयपुर आएंगे, जहां पहले दिन विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। पीएम मोदी के जयपुर आने से कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए, शहर को सजाने के लिए अपने महंगे मेहमान हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी के आगमन को लेकर अपनी तैयारियां कर रहे हैं। और ये निश्चित रूप से हम सब लोगों का सौभाग्य कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में अपना समय व्यतीत करेंगे। वहीं 6 और 7 जनवरी को डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। इस कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल और सभी राज्यों के डीजीआईजी शामिल होंगे, जो देश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मंथन करेंगे। पीएम मोदी के दौरे की तैयारी को खुद सीएम भजनलाल शर्मा भी देख रहे हैं। इसी के चलते कार्यक्रम की तैयारी की गई है। पीएम मोदी जब जयपुर पहुंचेंगे तो उनके स्वागत में सभी बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था का भी पुख्ता इंतजाम किया गया है। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। पीएम मोदी के साथ अमित शाह और अजीत डोभाल भी डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। अब सभी को इंतजार पीएम मोदी के जयपुर में आने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, जयपुर, राजस्थान। देखना यही है कि प्रधानमंत्री आखिर मिशन 2024 को फतह करने के लिए विधायकों और पदाधिकारियों को क्या संदेश देते हैं। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18, जयपुर। तो वहीं गुरुग्राम में मॉडल की हत्या का केस पेचीदा होता जा रहा है और हत्या के आरोपी को तो पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अब तक पुलिस को मॉडल का शव नहीं मिला। पुलिस ने इस मामले में होटल के मालिक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। होटल का सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद इस मामले का पर्दाफाश हुआ, लेकिन अब तक मॉडल का शव पुलिस को नहीं मिल पाया है। 2 जनवरी की रात हत्या की वारदात को अंजाम देने की बात सामने आ रही है, लेकिन अब तक मॉडल का शव पुलिस को नहीं मिला।
गैंगस्टर संदीप गडोली की हत्या के वक्त चश्मदीद गवाह रही दिव्या पाहुजा की हत्या गुरुग्राम के सेक्टर 14 में एक होटल के अंदर कर दी गई। इस हत्या के पीछे 3 लोगों का हाथ अब तक सामने आया है और उन तीनों में से एक है मुख्य आरोपी अभिजीत। गुरुग्राम पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया तो उसने इसी होटल से ये पूरी जानकारी दी और इसी होटल के सीसीटीवी कैमरा फुटेज को पुलिस ने चेक किया था तो होटल सिटी पॉइंट का ही मालिक इस पूरी हत्या के मुख्य आरोपी के तौर पर जाना गया। उसने ये बताया पुलिस को कि उसके कुछ ऐसे अश्लील फोटोज़ और वीडियो दिव्या पाहुजा के मोबाइल फ़ोन पर थे और दिव्या पाहुजा को जब वो 2 जनवरी की रात को यहाँ पर लेकर आया था तो उस दौरान उन दोनों का उस कमरे में जो कमरा नंबर 111 था वहाँ पर झगड़ा हुआ और वो चाहता था कि उसके फ़ोन का उस पासवर्ड को लेकर वो उसके अंदर जो अश्लील फ़ोटोज़ हैं उसके उनको वो डिलीट कर सके। ऐसा दावा और ऐसी दलील उसने गुरुग्राम पुलिस के सामने रखी और उसके बाद उस आवेश में आकर उसने दिव्या की हत्या कर दी। जिसके बाद इसी होटल की गैलरी से 2 लोग एक सीसीटीवी में दिखाई दिए और वो कुछ ऐसी बॉडी को बाहर खींच रहे थे जिससे बताया गया कि ये दिव्या पाहुजा की बॉडी थी और उसकी हत्या करके उसके शव को बाहर ले आया गया था और बाहर ले जाकर एक BMW जो आरोपी अभिजीत की थी उस गाड़ी में रखकर उसे यहाँ से दूसरी जगह डंप करने के लिए भेज दिया गया। जो पुलिस ने सिटी पॉइंट होटल में जाकर के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो अपराध की होने की पुष्टि होने पर अभियोग। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अलग अलग तैयारियां की जा रही हैं। हैदराबाद के भाग्यनगर नरसिंह मंदिर से 10 लोग चांदी की ईंट लेकर अयोध्या पहुंचे। ये 10 लोग 1300 किलोमीटर की यात्रा साइकिल से तय करके यहां तक पहुंचे हैं। 15 दिनों की यात्रा के बाद ये लोग पौराणिक तिरुपति मंदिर से अयोध्या आए हैं। जय बोलो हनुमान की। 15 दिन 1300 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर साइकिल से इन लोगों ने यात्रा की। दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक अयोध्या में इन लोगों ने यात्रा की और एक खास तरीके की ईंट ये अपने साथ लाए हैं और रामलला के प्रांगण में इस ईंट को यह स्थापित करना चाहते हैं। इस ईंट पर जय श्री राम लिखा हुआ है और कहां से आए हैं, किस मकसद से आए हैं, ये सब हम सिलसिलेवार तरीके पर न्यूज़ 18 इंडिया पर हम आपको ये बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम ये भी बताना चाहते हैं कि ये खास व्रत अवधि में ये विद्वान हैं जो दक्षिण भारत में भाग्यनगर से आए हैं और ये इस वक्त तिरुपति तिरुमाला मंदिर है जो उसके विधि विधान के मुताबिक 45 दिन की जो व्रत अवधि होती है उसमें उस व्रत अवधि के दौरान ये जो लोग हैं ये हैं और इन्होंने 15 दिन तक यात्रा की है खास तौर पर इस ईंट को पहुंचाने के लिए और ये चाहते हैं कि इस ईंट को रामलला विराजमान के जो प्रांगण परिसर है उसमें इस ईंट का इस्तेमाल हो। आप कहाँ के रहने वाले थे और इस ईंट को बनाने का पूरा आपके मन में आइडिया आया कैसे? मैं डबिलपुरा प्रांत से हूँ, भाग्यनगर हैदराबाद तेलंगाना से। ये ईंट बनाने का जो मकसद है हमारा, जैसा घर बनाने के लिए ईंट रेती की जो आवश्यकता पड़ती है वैसा जैसा राम मंदिर बन रहा है तो मामूली चीज़ नहीं बन रही है, बहुत विशाल भव्य राम मंदिर बन रहा है। उसमें पसीना और हर किसी का बलिदान और सहयोग के साथ बन रहा है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा पर अवकाश घोषित किया गया है। राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में 22 जनवरी को अवकाश घोषित किया गया। कुलपति की तरफ से विश्वविद्यालय में अवकाश घोषित किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कर्मचारी और शिक्षक जुड़ सकेंगे, देख सकेंगे। शिक्षक, कर्मचारी और विद्यार्थी 22 जनवरी को श्री राम की उपासना और आराधना के साथ ही अयोध्या से श्री रामलला के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लाइव देख सकेंगे, लाइव प्रसारण देख सकेंगे।
वहीं जयपुर में अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के ट्रस्टी और लीडर्स के एक दल ने गुरुवार को सीतापुर स्थित महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी का दौरा किया है। 25 सदस्यीय इस दल में माइकल सुख, बॉबी मुकामला, नीता कुलकर्णी, विलाडा वी एडवर्ड्स, मैडलिन ई बटलर, थॉमस मेडजेस्की, एलेक्जेंडर डिंग, फ्रेडरिक एम चेन, ये तमाम लोग प्रमुख थे। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।